नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना को हराना है, जी हां, ये हमारी मुहिम है और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दर्शकों के लिए एक ऐसा मंच लेकर आया है ताकि आप कोरोना को हरा सकें, जान सकें कोरोना के बारे में। कोरोना अब लगातार अपने जो पांव पसार रहा है और लगातार उसके वेरिएंट नए नए सामने आ रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट अब सामने आ चुका है और डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, कितना खतरनाक है, कैसे इससे बचाव करें, कैसे एहतियात बरतें पोस्ट कोविड, या फिर जिन लोगों को कोविड नहीं भी हुआ है वो भी कैसे एहतियात बरतें, इसके बारे में बताएंगे डॉक्टर जेपी पालीवाल। कोरोना काल में आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का जवाब देंगे। MBBS MS है डॉक्टर जेपी पालीवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। और सवाल का सिलसिला शुरू करती हूँ। आज डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जानना चाहूँगी डॉक्टर। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो 6 पेशेंट्स मिल चुके हैं। पूरे देश की बात करूं 40 से ज़्यादा की अब तक नाम सामने आ चुके हैं, हो सकता है आंकड़ा बढ़ भी गया हो। मध्य प्रदेश में एक पेशेंट की डेथ भी हो गई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या, कितना खतरनाक और कितनी एहतियात की अब ज़रूरत? देखिए, यदि हम कोविड की बात करें तो कोविड में जब वुहान से ये वायरस निकला था तो उस वक्त से लेकर आज तक लगभग 800 इसके अलग अलग वेरिएंट्स आ चुके हैं, जिसमें से कुछ वेरिएंट्स निश्चित तौर पर चिंता के साथ बहुत खतरनाक या उनके घातक प्रभाव माने गए हैं। यदि हम दूसरी लहर की बात करें तो दूसरी लहर के समय पर भी जो वेरिएंट आए थे, शुरू में उनके बारे में यही अनुमान था कि ये वेरिएंट इतने खतरनाक, इतने घातक या इतने ज्यादा दुखदाई या परेशानी पैदा करने वाला या मृत्यु का कारण या मुसीबत पैदा करने वाले नहीं होंगे। लेकिन दूसरे कोरोना काल में जब दूसरा हमारा स्पेल आया था, दूसरी लहर जब आई थी, तो उस वक्त हमने ये देखा कि पहली लहर से ज्यादा खतरनाक कोरोना का नया वेरिएंट आया था। अभी जहां तक डेल्टा प्लस के बारे में सुना जा रहा है, मैं समझता हूं कि इसमें जितनी बातें हैं वो सुनी सुनाई ज्यादा हैं। निश्चित तौर पर यदि मध्य प्रदेश में 5 केस मिले हैं, जिनमें से शासकीय रूप से, अधिकृत रूप से 4 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1 की मृत्यु हुई है। अब मैं इस बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि चूंकि लोगों में नए सिरे से इस वायरस के बारे में दहशत है, इसलिए शासन को ये करना चाहिए कि जिस किसी व्यक्ति का भी RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट आए, उसका शासन को अपनी तरफ से डेल्टा प्लस के लिए भी उसके वायरस की वायरोलॉजी देखने के लिए टेस्ट कराना चाहिए, या फिर पूरे नहीं करा सकें तो रेंडमली तीसरे, चौथे या 5वें हर टेस्ट में एक सैंपल ऐसा लेना चाहिए, एक टेस्ट ऐसा कराना चाहिए कि जिनका RT-PCR पॉजिटिव आए, उनमें से 3, 4, 5 में से एक रैंडम चेकअप डेल्टा प्लस के लिए कराना चाहिए, ताकि हम अतिरिक्त सावधानी के तहत, अतिरिक्त जागरूकता दिखाते हुए समय से पहले इस वेरिएंट को भी या इस वेरिएंट के रोगियों को भी पकड़कर पृथक कर सकें और उनके ट्रीटमेंट को प्राथमिकता के साथ, क्योंकि एडवाइजरी जारी हुई है और स्पेशल एडवाइजरी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए जारी हो चुकी है। और अगर हम एम्स के डॉक्टर गुलेरिया की बात करें तो उनका भी कहना है कि ये खतरनाक है, इससे बचने के लिए तमाम उपाय, तमाम जो हथियार हैं, चाहे वो मास्क हो गया, वैक्सीनेशन हो गया और 2 गज की दूरी हो गई, सैनिटाइज हो गया, इसका तो इस्तेमाल हमें करना ही है। वैक्सीनेशन प्रभावित भी है ये कहा जा रहा है। आपने अभी टेस्ट की बात की डॉक्टर, मैं जानना चाहूँगी क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट का टेस्ट जो है वो अलग तरीके से होता है? देखिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट का टेस्ट अलग तरीके से नहीं होता है। इसकी जो स्लाइड्स होती है, जब पेशेंट का कोई सैंपल आता है तो सैंपल के बाद हम उसमें से वायरस कौन सा है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये डेल्टा प्लस वायरस है या कोई और। सरकार को जितने लोगों का भी RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसमें से कुछ लोगों का सैंपलिंग अलग लेकर उनमें से ही वो डेल्टा प्लस की यदि जांच करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत कारगर और अत्यंत प्रभावी और एक कदम आगे वाली स्टेप होगी, जिसमें हम लोगों को और रोगियों को ज्यादा अच्छे तरीके से कहीं कहीं सुरक्षित करने में और इसको फैलने में कहीं ना कहीं हमारे रोकथाम का एक बहुत बड़ा हथियार या बहुत बड़ा रास्ता हमें मिलेगा। सिम्टम्स की मैं बात करूं, क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट में कुछ नए सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि जब दूसरी लहर आई और वेरिएंट भी बदला हुआ था तो सिम्टम्स कुछ नए भी सामने आ रहे थे। और क्या अब जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है इसके कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या हो सकते हैं वो सिम्टम्स? देखिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी सिम्टम्स ऑलमोस्ट वही होंगे जो डेल्टा बाकी इसके पहले के जो वेरिएंट्स के सिम्टम्स थे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं आज की तारीख में, आप देखते हैं कि जलों के, मतलब जलों में, नदियों में, इन सब में कहीं न कहीं वायरस मिलने लगा है।
तो ऐसी परिस्थिति में वेरीगेटेड प्रेजेंटेशन या विचित्र कहीं न कहीं विचित्र परिस्थितियों में अलग अलग प्रेजेंटेशन मिल सकता है। बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम ये तो सामान्य सिम्टम है। इसके अलावा शरीर, बदन में दर्द, उल्टी आना, जी मचलाना, सिर दर्द होना और अत्यधिक पसीने के साथ साथ बहुत कमजोरी और थकान के साथ हो सकता है कि अगले इस वायरस में कहीं न कहीं लोगों में पेट दर्द, अपच और उल्टी दस्त जैसी शिकायतें भी मिलें, क्योंकि कहीं न कहीं वायरस आज की तारीख में हमारे जल स्रोतों को भी प्रभावित करने लगा है और उसके प्रभाव या जल स्रोतों में भी वायरस की उपस्थिति पाई गई है, मिली है। ऐसी परिस्थिति में यदि मान लो वो जल स्रोत का पानी यदि संक्रमित है तो निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थिति में पेट में जाने पर कहीं न कहीं आंतों पर उसके संक्रमण के असर में उल्टी दस्त या पेट में दर्द या लिवर में कहीं न कहीं संक्रमण या लिवर के काम में कहीं न कहीं गिरावट के संकेत भी मिल सकते हैं इस नए वायरस में। डॉक्टर, क्या ये जो नया वेरिएंट आया है डेल्टा प्लस, ये कितनी तेज़ी से फैलता है? क्योंकि इससे पहले वाला जो दूसरी लहर आई उसमें तो इतनी तेज़ी से फैल रहे थे कि पहले पेशेंट संभाले नहीं जा रहे थे और अगले दिन और दुगने तिगने पेशेंट्स आ जा रहे थे। डेल्टा प्लस वेरिएंट की क्या स्थिति है? देखिए, यदि हम दूसरी लहर की बात करें तो दूसरी लहर में निश्चित तौर पर कई बार हम लोगों के बीच में चौंकाने वाली मृत्यु हुई है, अनहोनियां भी हुई है। रोगी ठीक होते होते अचानक नीचे उसकी स्थिति में सेहत में गिरावट आई और सेहत में गिरावट आने के बाद बहुत अथक प्रयासों के बावजूद भी उन्हें हम बचाने में कामयाब नहीं हो पाए, पूरे चिकित्सा जगत उसमें कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे में कहीं कभी कभार ऐसी चौंकाने वाली मृत्यु भी हुई है जिसमें हमको उम्मीद नहीं थी कि रोगी की मृत्यु होगी, हमें उम्मीद थी कि बचाए जा सकते हैं, परंतु ऐसे रोगी भी रहे हैं जिनकी बचने की उम्मीद के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। डेल्टा प्लस के बारे में यदि सरकार ने एडवाइजरी जारी की है तो मैं ये मानता हूं कि शासन की जागरूकता और शासन की दूरदृष्टि इस वायरस को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं और ऐसी चिंता जाहिर करने के बाद यदि एडवाइजरी जारी की जाती तो एडवाइजरी तभी जारी की जाती जब निश्चित तौर पर कोई खतरा बड़ा हो या कोई खतरा महत्वपूर्ण हो या निश्चित तौर पर पुराने जो उदाहरण है, पुराने जो हमारे अनुभव है, उसके आधार पर हमें आगे कैसे सतर्क रहना, क्या करना, क्या नहीं करना, कितनी सावधानी रखना, उन सब के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है। शासन ने यदि केंद्र सरकार ने डेल्टा प्लस के लिए भी एडवाइजरी जारी की है तो निश्चित तौर पर इससे ये शासन की दूरदर्शिता और शासन की कहीं न कहीं सहभागिता और शासन की जिम्मेदारी का एक एहसास हमें कराती है। लेकिन अब एहसास जनता को करना है। जनता एक दूसरे कोने पर है जो कई बार एहसास नहीं करती। इन दिनों हम देख रहे हैं कि जैसे ही कोरोना का दूसरा लहर गया, निश्चित तौर पर इस वक्त केसेस बहुत कम है, लेकिन लोगों में जिस तरह की फिर से भयग्रस्त वातावरण से भयरहित वातावरण में जाने के बाद जो लोगों में एक तरह से देखा जाए कि लापरवाही शुरू हुई है, उसका प्रमाण आपको जगह जगह हर कहीं सड़क पर, चौराहों पर, मॉल में, बस स्टैंड पर, दुकान पर, कहीं पर भी दिखाई देने लगे, जो गलत है। इम्यून आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब से कोरोना आया है तब से बार बार यही बात कही जाती है कि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तभी आप रोगों से लड़ पाएंगे, तभी आप कोरोना से लड़ पाएंगे। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ गया है डॉक्टर। अब इम्यून को कैसे मजबूत करें और कितना मजबूत करें और क्या क्या करें अपने इम्यून को मजबूत करने के लिए? देखिए, जो वैक्सीन हमारे द्वारा लगाए गए हैं, लोगों द्वारा, सरकार द्वारा लगाए गए हैं, जिनको वैक्सीन लगे हैं वो ज्यादा सुरक्षित है, जिनको एक डोज लगा वो कम, लेकिन जिनको दोनों डोज लग चुके हैं वो ज्यादा सुरक्षित है। और अभी नई जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जो वैक्सीन लगा है वो डेल्टा प्लस पर भी कारगर होगा। ये सरकार ने अपने एडवाइजरी में बताया है या अपने जो उनकी न्यूज बुलेटिन आते हैं उसमें बताया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जिन लोगों में वैक्सीन लग चुका है वो निश्चित तौर पर ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन वैक्सीन लग चुके होने का ये अर्थ नहीं कि हमें लापरवाही का लाइसेंस मिल गया। वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर की क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन मास्क जो होता है, सैनिटाइजर जो है, हमारे बाहर से वायरस की एंट्री को रोकता है। तो वायरस की एंट्री रोकना, और यदि वायरस कहीं कहीं चला गया तो वैक्सीन के साथ साथ जिन लोगों में ऑलरेडी ये बीमारी हो चुकी है, कोविड हो चुका है, उन लोगों में भी कहीं न कहीं उनकी एंटीबॉडी डेवलप हुई है और उनकी इम्यून क्षमता बढ़ी है। तो ये तो हो गई बीमारी से संक्रमित होने के बाद या वैक्सीनेशन के बाद उनकी इम्यूनिटी का बढ़ना। दूसरा, मनुष्य के शरीर की संरचना, उसकी उम्र पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि रोगी डायबिटीज है, कुछ और रोग है, लिवर का रोग है, या यदि रोगी अल्कोहलिक है, बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है, या कैंसर से ग्रसित है, या ऐसी कोई बीमारी है उससे जिसकी वजह से वो स्टेरॉइड्स पर उसका इम्यून सिस्टम कहीं न कहीं प्रभावित है, कमजोर है, ऐसे रोगियों को, और खासकर मोटे लोग
जिनकी ओबेसिटी, जिनका औसत वजन उनके वजन से 20% से ज्यादा हो। तो मोटे लोगों में भी ये बीमारी ज्यादा देखने को मिली है और मोटे लोग जब बीमार पड़े हैं, तो हम लोगों का निजी अनुभव है कि उन लोगों में रोगियों को ठीक करना ज्यादा दुष्कर, ज्यादा मुश्किल हुआ है, जिनका वजन ज्यादा था, जिनको डायबिटीज थी, जिनको ब्लड प्रेशर था, जिनको पुरानी कोई बीमारी, खतरनाक बीमारी या जानलेवा बीमारी या ऑलरेडी जिनके शरीर में कुछ बीमारियां थी। ऐसे में उनका इम्यून सिस्टम कमजोर रहा है। लेकिन दूसरी लहर के समय हमने ये भी देखा है कि लोग यंगस्टर्स की भी मृत्यु हुई है और वो यंगस्टर्स की मृत्यु का एक कारण ये भी था कि पिछले दूसरी लहर तक यंगस्टर्स का वैक्सीनेशन कम हुआ था, 45 एंड एबो का वैक्सीनेशन ज्यादा हुआ था। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वैक्सीन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को ज्यादा वैक्सीन की बात आई है डॉक्टर, तो मैं जानना चाहूंगी क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं वो कारगर है? दूसरी बात की कुछ ऐसे लोग हैं आज कि जिनको पहली ही वैक्सीन अभी तक लगी है, दूसरी डोज लगनी बाकी है, तो जिनको पहली डोज लग चुकी है अगर उस बीच उनको हो जाता है डेल्टा प्लस वेरिएंट, तो चांसेस क्या होंगे? क्या प्रभावी रहेगी वैक्सीन और हावी रहेगी वैक्सीन डेल्टा प्लस पर, पहली डोज भी और दूसरे डोज वालों के लिए? देखिए, शासन ने यदि डेल्टा प्लस की बात करें तो शासन ने अभी जो अपनी बुलेटिन में ये कहा था कि डेल्टा प्लस पर भी आपका कोविशील्ड वैक्सीन और कोविड जो वैक्सीन सरकार लगा रही है ये प्रभावी है। इसका मतलब यदि शासन ने कहा है कि प्रभावी है तो निश्चित तौर पर उसके तथ्यात्मक प्रमाण या चिकित्सीय प्रमाण पहले इकट्ठे किए होंगे, उसके बाद ये घोषणा की है, उसके बाद ये जानकारी दी है। लेकिन यदि वैक्सीन की बात करें, यदि एक वैक्सीन लगा है तो निश्चित तौर पर उसकी क्षमता में इजाफा होता है और 2 वैक्सीन लग चुके हैं मतलब उसकी क्षमता में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है। हमने दूसरे कोविड काल में दूसरी लहर के समय ये देखा कि जिनको एक भी वैक्सीन लग चुका है वे गंभीर जरूर हुए लेकिन अति गंभीर नहीं हुए। जिनको दोनों वैक्सीन लग चुके थे वो अति गंभीर और गंभीर तक भी नहीं पहुंचे। सामान्य तौर पर 99% मरीजों में सामान्य लक्षण के बाद वो जल्दी ठीक हुए। एक वैक्सीन लगने वाला अति गंभीर नहीं हुआ, 2 वैक्सीन लगने वाला गंभीर नहीं हुआ। और मैं अपने निजी अनुभव की बात करूं तो जिसको 1 या 2 वैक्सीन लग चुके थे उनमें से मेरे अस्पताल में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। और शासन के आंकड़ों को भी देखें तो जिनको वैक्सीन लग चुका था उनमें मृत्यु का आंकड़ा बहुत कम, इक्का दुक्का, शायद एकाध लाख में 1 या 2 का आंकड़ा सामने आ रहा है, जिसके अभी स्पष्ट और ठोस प्रमाण नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीन 99.99% प्रभावी है। हमको वैक्सीन हर हाल में लगवाना ही चाहिए, चाहे शारीरिक परिस्थितियां कुछ भी हो। एक बात और, जिनको कोविड हो गया 6 महीने बाद भी क्या फिर से कोविड होने के चांसेस हैं? वैक्सीन लगवा ली और अगर डेल्टा प्लस होता है, क्योंकि एक बार वो लोग झेल चुके हैं, उसमें भी डॉक्टर ख़ासतौर पर वो पेशेंट्स जो वेंटिलेटर तक गए लेकिन किस्मत अच्छी रही कि बच गए, या आईसीयू तक गए, काफ़ी लंबे समय तक अस्पताल में रहे, ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे रहा। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे जिनका 50, 55, 60 तक ऑक्सीजन लेवल आया है लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और बाहर आ गए इस कोरोना से। क्या 6 महीने बाद ये चांसेस है या 3-4 महीने बाद कि उनको फिर से कोरोना हो जाए, और अब अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट है तो क्या ये हो सकता है? देखिए, जिनको बहुत पहले पिछले मतलब लहर में जिनको बहुत ज्यादा यदि असर हुआ हो कोरोना का और जो वेंटिलेटर तक गए हो या जिनका हृदय, जिनका 50% से ज्यादा फेफड़े प्रभावित हुए, उन्हें बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। क्योंकि यदि किसी भी कारण से यदि फिर से यदि मान लो दूसरी तीसरी बार भी कुछ केसेस रिपोर्ट हैं जिसमें दूसरी बार भी या किसी को तीसरी बार भी केसेस ऐसे रिपोर्टेड है, लेकिन बहुत कम है। परंतु फिर भी यहाँ पर एक चीज बहुत जो गौर से ध्यान रखने की है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना की पहली या दूसरी लहर में गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था तो उससे अब की बार और ज्यादा सावधानी रखना है। क्योंकि उसके फेफड़े यदि पहली लहर या दूसरी लहर में संक्रमण की वजह से यदि ज्यादा नुकसान हो गया होगा तो ऐसी परिस्थिति में उनके फेफड़ों की अगली बार किसी भी प्रकार की बीमारी की मार को सहन करने की क्षमता बहुत कम होगी। उनको ज्यादा सावधानी रखना पड़ेगा, उनको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, उनको ज्यादा अपने आप की केयर करके और अपनी बीमारी और अपनी रोकथाम के सारे उपायों को प्राथमिकता के ऊपर सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। सबसे ऊपर तन, कहीं न कहीं हम मन को समझाएं और उसके बाद व्यापार और धन, इस आधार पर उनको अपने जीवन और उनके दिनचर्या और उनके व्यापार को और उनके परिवार को उनको नीति निर्धारित करके आगे के लक्ष्य के साथ एक अच्छे और सुरक्षित जीवन का उद्देश्य के साथ एक नियमानुसार क्रमानुसार जिंदगी जीने का रास्ता
खोजना, पकड़ना और चलना ही पड़ेगा। जो पोस्ट कोविड के बाद कई पेशेंट्स हैं जिनसे मेरी पर्सनली भी बात हुई, उनका कहना है कि नींद की बड़ी दिक्कत हो गई है, उनको नींद नहीं आती है। वीकनेस तो खैर एक है ही, और जो समझा भी जा सकता है कि इस इतनी बड़ी बीमारी से इतने लंबे समय तक आपने झेला है, और अगर वो पेशेंट्स ख़ास तौर पर जो आईसीयू गए, वेंटिलेटर पर रहे या फिर हॉस्पिटल में काफ़ी दिन एडमिट रहे, तो वो वीकनेस तो एक बार को समझ में आ जाती है, लेकिन नींद नहीं आ रही है लोगों को। लोग कहते हैं कि हम 3-3, 4-4 बजे तक जगे रहते हैं। आपका प्रश्न बहुत सही है और सरल प्रश्न है। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से जो रोगी अति गंभीर अवस्था में जाने के बाद वेंटिलेटर तक गए और जिन्होंने जीवन के लिए बहुत स्ट्रगल किया और बच गए, मैं ये मानता हूं कि कहीं न कहीं उनके मन में मृत्यु से साक्षात्कार का एक भय पैदा हुआ, और इसकी वजह से साइकोलॉजिकली उनको एक फियर आया, साइकोलॉजिकल फियर आया, और पोस्ट कोविड साइकोसिस की वजह से वो कहीं न कहीं उनकी नींद उड़ी, नींद कम हुई या नींद आने की समस्या है। ये बहुत ज्यादा रोगियों में, खासकर जो गंभीर अवस्था तक पहुंचे थे, उनमें देखने मिला है। ऐसे में यदि उनको कुछ एंग्जाइटिक ड्रग्स देते हैं, उनकी चिंता दूर करने के कुछ ड्रग्स देते हैं, तो उसी से उनकी नींद सुधर जाएगी। उनको नींद की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, और एंग्जाइटी के लिए, खासकर चिंता के लिए, तंद्रा के लिए, तनाव के लिए दवाइयां लेना चाहिए। उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो कोई नींद की दवाई लें। चिंता, तंद्रा और तनाव की दवाई यदि वो ले लेते हैं, तो ये खत्म होने के बाद भी वो आराम से एक अच्छी सुकून की नींद बगैर नींद की दवाई लिए सो सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव। साइकोलॉजिकली आपने ये बात कही है, क्या ऐसा भी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इस फियर में आ गए या डिप्रेशन में आ गए कोविड के बाद, या बहुत से लोग हैं जिनको नहीं भी हुआ कोविड, एक फियर उनके अंदर मैंने देखा है, क्या उनको किसी काउंसलर की से काउंसलिंग की ज़रूरत है, और क्या उनको ज़रूरत है कि वो काउंसलर के पास जाएं? क्योंकि ख़ासतौर पर अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो हमारे यहाँ देखा जाता है कि जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो डिप्रेशन हो गया, इस तरह की दिक्कत होती हैं, नॉर्मली लोग बहुत जल्दी इसको समझते नहीं हैं। उनका कहना होता है कि अरे कुछ नहीं होता, साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे तो मतलब कोई पागल ही जाएगा। ये एक मुझे लगता है सोच बनी आ रही है। तो क्या ज़रूरी है कि अगर आप बहुत परेशान हो रहे हैं और आप अवसाद से घिरे हुए हैं, तो आप जाएं, किसी काउंसलर के पास जाएं? देखिए, न्यूरो साइकेट्रिस्ट की राय लेना, मैं ये नहीं मानता हूँ कि पागल को ही जरूरत होती। पागल तो बीमारी का तीसरा चौथा फेज होता है जिसमें पागलपन का दौरा पड़ता है। लेकिन हमें यदि माइल्ड मॉडरेट, यदि हमें छोटे या मझोले लक्षण हैं, जैसे नींद नहीं आना, चिड़चिड़ाहट होना, स्वभाव में परिवर्तन होना, हमारी एकाग्रता खंडित होना, हमारा कहीं पर ध्यान नहीं लगना, किसी की बात पसंद नहीं आना, किसी में रुचि खत्म हो जाना, हमारे व्यापार में रुचि खत्म हो जाना, हमारे खुद के शरीर के प्रति रुचि खत्म होना, परिवार के प्रति रुचि खत्म होना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो लक्षण हैं, ये पागलपन के लक्षण नहीं है। ये तनाव और चिंता के साथ साथ ये न्यूरो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। यदि हम इन छोटे छोटे लक्षणों को लेकर भी न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की शर्म या झिझक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा शरीर, हमारा तन और मन दोनों पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा, हम एक अच्छे जीवन या स्वस्थ जीवन की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं ऐसे लोगों को यही राय दूंगा कि अपनी झिझक हटाएं, अपना भय हटाएं, अपनी खिन्नता हटाएं। लोग क्या कहेंगे ये ना सोचें, शरीर को क्या जरूरत है सिर्फ इसको प्राथमिकता देते हुए न्यूरो साइकेट्रिस्ट की राय लें, काउंसलर की राय लें, अपने आप को ठीक करें, अपने आप को परिवार के हिसाब से ठीक करें, अपने आप को समाज और मोहल्ले के हिसाब से ठीक करें, और अपने आप को मुख्य धारा में लेकर आएं। चाहे वो तन हो, चाहे वो हमारा व्यापार हो, दोनों की मुख्य धारा में जितनी जल्दी हम अपने आप को लेकर आएंगे, उतनी जल्दी ये कहीं न कहीं तनाव हमारा अपने आप कम होता जाएगा। इसलिए आपसे उम्मीद है, आपसे अपेक्षा करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि न्यूरो साइकेट्रिस्ट की राय जरूर लें या काउंसलर की राय जरूर लें, यदि ये छोटी मोटी समस्याएं भी आपके इर्द गिर्द हैं तो। डॉक्टर, ब्लैक फंगस की एक नई बीमारी सामने आई। हालांकि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन पोस्ट कोविड के बाद ये सामने जब आई तो लोगों में बड़ी घबराहट कि ये क्या है, क्योंकि जब तक कोई बीमारी नहीं होती तब तक आप उसको समझते नहीं हो, लेकिन जब हो जाती है तो एकदम से पैनिक, क्योंकि एक तो कोरोना से लड़कर निकले, अब जब इससे निकले तो समझ में बहुत से लोगों को पता चला कि अब ये ब्लैक फंगस, ये एक नई मुसीबत का सबब उनके सामने आ गया। तो एक तो ब्लैक फंगस के बारे में थोड़ा सा बताएं। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि कोविड ऐसा है कि ज़ुकाम उसमें होता है, थ्रोट भी इन्फेक्ट होता है, तो क्या ये जो पूरी ज्ञानेंद्रियां हमारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इससे कोई न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है क्या पोस्ट कोविड?
देखिए, यदि हमको जुकाम है या किसी प्रकार का गले में खराश है इत्यादि कुछ भी है, तो हम देखते हैं कि हमको छोटा सा थोड़ा सा जुकाम या गले में खराश होने के साथ खांसी या कुछ होती है, तो कहीं न कहीं वो हमारी नींद में विघ्न डालता है। और जब भी कभी नींद में विघ्न डालता है तो न्यूरोसाइकेटिक प्रॉब्लम जरूर होती है। अनिद्रा एक अपने आप में खूब बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से व्यक्ति में दूसरे अन्य लक्षण आने लगते हैं और अल्टीमेटली कहीं न कहीं आदमी निराशा या अवसाद में चला जाता है। एक भी हो गया। दूसरा, यदि आप ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस एक सामान्य फंगस जो खासकर पौधों में, गमलों में या घर की कहीं न कहीं जहाँ नमी युक्त वातावरण होता है उनमें, या कई बार हम खाने की रोटियों वगैरह में भी देखते थे कि आपको खुद को, हर एक व्यक्ति को अनुभव है कि यदि रोटी कुछ दिन तक गीले में रखी रही और यदि उसको किसी ने उपयोग में नहीं लिया तो उसमें काला एक छोटा सा पैच बन जाता है, कहीं पर सफेद पैच बन जाता है। तो जो काला पैच बनता है वो ब्लैक फंगस का पैच है, जो सफेद पैच बनता है वो व्हाइट फंगस का पैच। फ्रिज में भी हम कई बार देखते हैं या इधर उधर देखते हैं कि ऐसे काले काले से आपको चकत्ते से नजर आएंगे। जो ब्लैक फंगस है अब तक नहीं पता था, लेकिन अब समझ में आया है कि ये ब्लैक फंगस होता है। देखिए, सामान्य तौर पर ब्लैक फंगस जब भी कभी आक्रमण करता है तो मुंह में और नाक के अंदर वाले भाग में सबसे पहले आक्रमण करता है, क्योंकि वहां पर उसको नमी युक्त एक ऐसा वातावरण मिलता है जो डेड एंड होता है, जिसकी सफाई नहीं की जा सकती। नाक के अंदर बहुत गहराई से आप सफाई नहीं कर सकते। यदि आपके दांत में कहीं न कहीं छेद है या दांत अंदर से टूटा है या उसकी रूट तक कहीं न कहीं प्रॉब्लम है तो उसकी भी अंदर तक बहुत सफाई नहीं हो सकती। जिस जगह के शरीर के जिस अंग का बाहर से जो खुला हो, जैसे नाक खुली है, हमारा मुंह खुला हुआ है, दांत खुले हुए हैं, ये बाहर से खुले हुए हैं। जब हम मुंह खोलते हैं, नाक से सांस लेते हैं, बाहर से खुले हैं, लेकिन इनकी पर्याप्त अंदर तक प्रतिदिन गहराई से सफाई नहीं हो सकती और ये नमी युक्त वातावरण होता है। तो ऐसे में वहां पर ब्लैक फंगस बनने का और ब्लैक फंगस बनने के साथ साथ उसके ग्रो होने के साथ साथ उसके बढ़ने की बहुत संभावना होती है। कोविड के बाद ब्लैक फंगस इसलिए बढ़ गया कि शरीर की इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या शरीर की मारक क्षमता या शरीर की कैपेसिटी कम होने के कारण, जब शरीर की इम्यूनिटी कम हुई तो ये आसानी से इसका कहीं पर भी यदि संक्रमण हुआ तो वो तेजी से फैला। इसी के कारण ब्लैक फंगस हुआ। और ब्लैक फंगस कोरोना के बाद होने का कारण ये भी रहा है कि कोरोना की वजह से भी शरीर की इम्यूनिटी कम हुई, जो इसमें स्टेरॉइड्स जानलेवा परिस्थिति के लिए देते हैं, कहीं न कहीं यदि वो भी दिए जाते हैं तो उससे भी शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। लेकिन स्टेरॉइड कोविड में जान बचाने का एक बहुत महत्वपूर्ण ड्रग है। इसका यदि गलत तरीके से या ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाए तो ही इस तरह की संभावनाएं बनती है। लेकिन ऐसे केसेस भी रिपोर्टेड है जिनको कोविड नहीं हुआ, जो स्टेरॉइड पर नहीं थे, उनमें भी ब्लैक फंगस हुआ। तो इत्तफाकन यदि कोविड के बाद ब्लैक फंगस बढ़ा है तो इसका ये मतलब नहीं कि कोविड के बाद हुआ, ये पहले से बीमारी थी, लेकिन कोविड के कारण इसमें एग्जागरेशन आया, लोगों में जागरूकता आई और मीडिया ने जब इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देना शुरू किया तो ऐसे में भयग्रस्त वातावरण के कारण लोगों में अतिरिक्त जागरूकता आई। और अतिरिक्त जागरूकता बहुत जरूरी है डॉक्टर, इसीलिए हम लोगों ने ये मुहिम चलाई है कि आप लोगों से बात करें। हम डॉक्टर से इसीलिए बात करते हैं रोज 3 बजे, ताकि लोग जागरूक हो सके, क्योंकि जागरूकता की कमी होती है, अभाव होता है, उसी के चलते फिर लोग गड़बड़ भी करते हैं और फिर एक ये लहर जो दूसरी आई उसी के चलते आई। तो ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर। समय की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। बहुत ही अच्छी जानकारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता ने इसको देखा होगा और वो समझे होंगे कि कैसे अब डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी उनको निपटना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।